अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइबिंग इट, लाइकिंग इट एंड ट्राई टू डू कमेंट्स एंड शेयर इट एज वेल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैं आपके पास आजकल जो है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक्स जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एवरीडे चैलेंजेस ऑफ इमिग्रेंट लाइफ, कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन होती है, लोग आते हैं या रहते हैं, उनके जो चैलेंजेस होते हैं डेली बेसिस के, वो क्या हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके चैलेंजेस एक जैसे हों, डिफरेंट भी होते हैं, नहीं भी हो सकते और भी हो भी सकते हैं। बट ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब आप एक नए कंट्री में आते हैं तो वहाँ के जो एवरीडे चैलेंजेस हैं, जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न और ईस्टर्न और उनके आपस में चीज़ें डिफरेंट हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो चैलेंजेस के ज़ुमरे में आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि नेविगेटिंग करना डेली लाइफ को, रिवीलिंग सटल वे में अपना सिग्निफिकेंट जो हर्डल्स होती हैं जो कि एनकाउंटर करना पड़ती है, लेकिन यानी कि आपको रोज़ाना उनका सामना करना पड़ता है, उसके साथ कैसे निपटना है। और फिर एडेप्टेबिलिटी आ जाती है कि आप उस माहौल के साथ कितनी मुताबिकत के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर आप अपने आप को उसमें ढाल नहीं सकते, अपने फिक्स करने की थोड़ी बहुत, ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपने बिल्कुल ही मगरिब ज़दा बन जाना है। मतलब ये है कि आपने उनके प्रोसीजर्स को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके लॉज को फॉलो करना है। और उसी तरीके से एडेप्टेबिलिटी आती है जब आप उसके रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं और नई जगह पे अपना न्यू लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करना और स्क्रैचेस से बिल्कुल अपने आप को स्टार्ट करना, खड़ा करना इंतहाई ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और आते ही आपको एक ऐसे जैसे लगता है आप रोलर कोस्टर पे आ गए और आपको चीज़ों को एकदम से अपनी ज़िंदगी में उसके मुताबिक ढालना होता है। ऐसे ही जैसे एक गाड़ी में बैठते हैं और अब आपको स्टार्ट है और उसके बाद इग्निशन करते ही आपको फिर बस गाड़ी फिर मोटरवे पे या रनवे पे, हाईवे पे डालनी पड़ती है। तो यही होता है शुरू में जो इनिशियल शॉक्स कहने चाहिए या क्या कहना चाहिए इसको, चैलेंजेस होते हैं जो आपको पहुंचते ही लगते हैं। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा तो बेसिकली जब यहाँ पे लोग आते हैं तो ज़्यादातर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन उनका जो होता है उसके सवालों जवाब होता है। कुछ लोग पहले जो थे वो अबू धाबी वगैरह में या दूसरे हब्स पे इनकी इमिग्रेशन होती थी। बट जहाँ पे ये सिस्टम है कस्टम्स एंड बॉर्डर का, ये कि यहाँ पे सवालों जवाब से लोग काफ़ी इससे पहले ही बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में होते हैं कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, क्या पेपर वर्क है। बिकॉज अमेरिकन वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आपको अब आपको वीज़ा मिल गया। अगर आपका पाकिस्तान में वीज़ा लग गया, इंडिया में लग गया, जर्मन में कहीं पे भी लग गया, इट डज़ंट मीन कि आपको एंट्री मिल गई है। तो उसमें ये होता है कि अब तो इन्होंने और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब उनके जो वीज़ा है फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का है, 5 इयर्स का है, 1 ईयर का है, वो आपको एयरपोर्ट पे जब आप एंटर होंगे अमेरिका में तो ही आपको वो बताएंगे कि कितने दिन तक आप रह सकते हैं। ये आपकी सवाबदीद पे नहीं है कि अगर आपका इतना लंबा वीज़ा लगा है तो आप आते ही कहें कि जी हम तो इतने दिनों के लिए आए। ये मैं विज़िट वीज़ा की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तो इमिग्रेशन की बात करी थी कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो तारिकीन वतन हैं, जिनको यहाँ US सिटीज़नशिप मिल गई है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलने भी पड़ते हैं और क्या क्या सिस्टम की चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रबल करती हैं और ख़ासा अच्छा जो होता है ना, पेपर वर्क एवरीथिंग जो होता है ना, अपॉन अराइवल भी होता है और उससे पहले भी होता है और आने के बाद भी होता है। तो ये जो हसल कल्चर है यहाँ का, ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आते ही आप जब लैंड करते हैं तो आपको सबसे पहले आप आराम करें, सुकून करें, रेस्ट करें, क्योंकि इतनी लंबी जब फ़्लाइट आती है तो फिर आप यहाँ पे आते हैं तो 2 दिन तो आपको होश नहीं होता कि आप थके हुए होते हैं, जेट लैग होता है, सारा कुछ होता है। उसके बाद फिर स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग आपको बता चुके होते हैं उसके मुताबिक अपना आप फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले होता है कि यहाँ आते ही आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और यहाँ के जो बैंक अकाउंट है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास बैंक का क्रेडिट स्कोर डेवलप करना होता है। बिकॉज आते ही रेंट पे लोग रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स वगैरह में, छोटे से रेंटल प्लेसेस पे। बट आफ्टर डैट जब आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, और वो कैसे बनती है, जब आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, आप अपनी बिल्ड करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री को, चीज़ें ख़रीदते हैं, ज़ाहिर है नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो आपकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप हो जाती है। आप फिर रेंट देते हैं या जो एक भी आपका जो पैसे का आना जाना है ना,
आनियाँ जानियाँ पैसे की जो होती हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को डेवलप करती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट हिस्ट्री इस तरह से डेवलप होती है। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी वेल पेमेंट्स मीन्स वेल ऑन टाइम, ये नहीं कि आपकी ड्यू डेट गुजर चुकी है। यहाँ पे तो ये गुनाह है कि आपको ड्यू डेट के बाद जो चीज़ अदा करते हैं वो आपके बैकग्राउंड में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट कर सकती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं। सो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि एक व्लॉग में कंप्लीट नहीं हो सकती, जितनी आज हो सकेंगी मैं बता दूँगी। तो आपने जब बैंक अकाउंट खोलना है उसमें आपने अपना ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो मंथली पेमेंट्स हैं, आपका आपका डेबिट क्रेडिट है, आपका बड़ा स्ट्रांगली होना चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई हैंकी फैंकी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ का सिस्टम उठा के बाहर फेंक देता है ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को भी जो कि ज़रा भी हैंकी फैंकी करते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, स्पेशली अबाउट द ट्रांजैक्शंस, अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट, अबाउट द पेमेंट्स एंड अबाउट ऑल थिंग्स विच आर बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चाहे आप जॉब शुरू करते हैं, आपका डायरेक्ट डिपॉजिट जाता है या नहीं जाता, चेक्स आते हैं नहीं आते, एंट्री लेवल की जॉब स्टार्ट करते हैं या आप आते ही हाई फाई जो कि बहुत अमूमन नहीं होता वो स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी आपकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये देखिए मैं साथ साथ कुछ पत्ते भी आपको दिखाऊंगी ख़ज़ां के। यहाँ पे ख़ज़ां के पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं और दरख्त जो है नए कलर्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये दरख्त आपको गंजे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एनीवे मैं चल रही थी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होता है ना कल्चरल जो रिकैलिब्रेशन एंड आइडेंटिटी शिफ्ट्स के सबसे ज़्यादा ये होता है। इसके बाद आपको जो न्यू आपने सोशल नॉर्म्स होते हैं यहाँ के, इसके अलावा यहाँ पे अनस्पोकन रूल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे रूल्स पता हों और आप आते ही कहें जी हमें तो सब पता है। यहाँ आके जब आप इस समंदर में आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि स्विमिंग करने के लिए कौन कौन से किस किस्म की डाइव्स लगानी है और किस किस्म के अपने स्ट्रोक्स मारने हैं। सो आपको ये चीज़ें सिखा देते हैं अमूमन यहाँ का सिस्टम भी। और यहाँ का सिस्टम ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा हेल्प करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, इवन डॉक्टर के भी जाना है, आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, प्रोफेशनल हैं या पर्सनल सेटिंग्स में हैं, उनके चैलेंजेस, उनका अमेरिकन कल्चर के हिसाब से जो उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है उसको आपने कैसे लेके चलना है, ये सारा कुछ आपको एक सिस्टम जब आते हैं तो उसमें आपको नज़र आता है और आप उसके अंदर फिट होते चले जाते हैं। यू हैव टू फिट इन दैट, बिकॉज अगर आप इसके अंदर फिट नहीं होंगे तो फिर आप समझें कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू थ्राइव टू सरवाइव। और इसके बाद यहाँ पर जो और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा फिर आपकी सोशल सिक्योरिटी का होता है कि जी अब आप आए, अब आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप आए हैं, हमें पता है आप किस बेस पे आए, सब कुछ है, बट इवन दो आपका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर बनता है जो कि आपका पूरी ज़िंदगी ता हयात यानी मौत तक वो आपका एक नंबर होता है, जिसको ये पूरा अमेरिकन पूरी वर्ल्ड में इसको जहाँ पे भी आप जाते हैं फिर वो आपको उसी रिकॉर्ड के अंदर, उसी नंबर के अंदर छानबीन भी कर सकते हैं और आपको उसी से ही आपका एक मिनट में स्क्रीन पे जो है ना आपका पूरा डेटा आ जाता है, आपकी पूरी सरगर्मियाँ, आपका पास्ट, आपकी हिस्ट्री, आपका प्रेजेंट जो आप करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, लाइक एनीथिंग, लाइक जॉब्स, आपकी बैंक्स, आपकी खरीदो फरोख्त, एवरीथिंग दे आर मॉनिटरिंग अंडर दैट नंबर। सो दैट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए फिर आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं, फिर आप वो नंबर लेते हैं, इसके बाद ही बैंक अकाउंट खुलता है मोस्टली ना, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको पूरा करनी होती है। फिर आ जाती है हाउसिंग, और हाउसिंग में क्या होता है कि द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती जा रही है, पहले भी थी अब भी है, कोविड के दिनों में कुछ कम हो गई थी, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हाउसिंग है इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। और फिर बच्चे होते हैं अगर साथ में तो उनके हिसाब से चाइल्ड केयर है, फिर उनके फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं, और उसके बाद काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि पूरा नहीं उतरते और घर का हर फर्द कमा रहा होता है, जो कि बेसिकली यहाँ का एक नॉर्म है, यहाँ का एक आम सा एक स्ट्रक्चर है कि हर कोई कमाता है।
तो जो है फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है हाउसिंग की। पहले लोग रेंट पे आके रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना घर, टाउन हाउसेस, फिर डुप्लेक्स और फिर बड़े घरों में, मैंशंस में भी चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी एफ़र्ट्स पे, आपकी हार्डशिप्स पे, आपकी स्ट्रगल्स पे, और आपके फोकस कितना है आप अपने फ्यूचर को लेके। अगर आप सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हैं और आए हैं और बस कह रहे हैं ये तो मुझे नज़र ही नहीं कुछ आ रहा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं फिट हो सकती या हो सकता, then you cannot do anything. You have to trust on yourself. You have to build your future from the scratch. Because यहाँ पे उंगली पकड़ के चलना सिखा तो देते हैं, बट आपको लेके नहीं चलते कि आप उनको कहें कि ये भी बताओ। ये हर वक्त आप नहीं कर सकते, इसमें आपको एडजस्ट होना ही पड़ता है, और काफ़ी लोग हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। और फिर जहाँ पे जो बच्चे आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उनका कल्चर, उनकी चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं। फिर आपको अपने बच्चों पे इनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इतनी दोस्ती करनी चाहिए उनके साथ कि वो आपसे हर बात शेयर करें। आप उनको बेजा पाबंदी नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि ठीक है, माना कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिलेबस ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो कि वो बच्चों को पहले से ही प्रो कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आके पछताते भी हैं। तो ये आने से पहले सोच लें कि आपने ये है कि कल्चर, अब तो मेरा ख़्याल है कि हर जगह ही, क्या पाकिस्तान के स्कूलों में भी देखा जाए तो मुझे तो वेस्टर्नाइज्ड ही लगते हैं ज़्यादातर सिलेबस भी, और वैसे भी चीज़ें जो चल रही हैं। सो इसको आपको ये कहना कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, इवन सऊदीया में भी जाएं तो इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको इस तरह की मतलब हो जाता है। तो अगर आप इस्लामी कली उनको पढ़ाना चाहते हैं तो वो उसको आप माइंड सेट बना लें, ताकि बच्चे को एकदम कंफ्यूज ना करें कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद यहाँ के जो होता है कि स्ट्रगल बहुत होती है टू पे फॉर बेसिक नीड लाइक फूड, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। तो है यहाँ का हेल्थ केयर बहुत महंगा है। अब तो आपको बस, अभी तो बहुत चीज़ें चल रही हैं ना आजकल, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नया इमिग्रेंट अगर आया है कि 10 साल 15-20 साल पहले उसको क्या है, मैं वो बेसिकली बातें वहाँ से भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आते ही हेल्थ केयर, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप ये समझें कि आउट ऑफ पॉकेट, यानी कि जो इंश्योरेंस पे करती है 50-50 आपका, वो आपको 50 के बजाय 100% पे करना पड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर के हर फर्द की इंश्योरेंस हो। यहाँ पे एज ग्रुप्स भी होते हैं, या मेडिकेड होता है। मेडिकेड तो ख़त्म हो गया मेरा ख्याल है, मेडिकेयर है, और इस तरह से और भी प्लान्स मिल जाते हैं जिसके अंडर रह के आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और ईयरली चेकअप होता है, डेंटिस्ट है, या आँखों का मुआयना है, कुछ भी है, एवरीथिंग यू हैव टू हैव सेपरेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान्स। और उसकी मंथली पेमेंट्स होती हैं जो आपको बर वक्त करनी पड़ती है, वरना आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो जाती है। और वो वहीं पे क्या कहते हैं पंजाबी में, मुक्कू ठप देते हैं। मुझे पंजाबी भी आती है, बताएं मुझे पंजाबी में भी व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं। एनीवे, तो जब आपका मक्कू वो ठप देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर आपको जब डॉक्टर के जाते हैं, यहाँ पे सारा पब्लिक है, कोई प्राइवेट नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि आपको फिर इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी देते हैं कि जी आप किस्तों में भर लें अगर आप नहीं दे सकते, बट ये ज़रूर है कि आप पे करें। ये ना करें कि जी मैं दे नहीं सकता, मेरी इमदाद करें या चंदा अदा करें, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, कल्चरल और सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा शौक पहुँचता है कुछ लोगों को, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं वो ऑफन ऐसा होता है कि उनको डिसोरिएंटेशन हो जाती है, या वो ऐसा नहीं सोच के आए होते और उनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि वो अमेरिकन नॉर्म्स के साथ, वैल्यूज़ और कस्टम्स के साथ पोटेंशली जो उनको स्ट्रेस देते हैं, उनको वो कैसे उनको निपटें। वो इतना आइसोलेट फील करना शुरू हो जाते हैं कि उनमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगी कि यहाँ पे चूँकि कपल हमेशा मियाँ बीवी जॉब कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, और अगर ऐसे होते हैं कि कुछ वालिदैन यहाँ पे आते हैं, कुछ रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो बड़े आइसोलेट फील करते हैं। बिकॉज़ मैंने आपको बताया है कि चारों तरफ हू का आलम होता है, खामोशी होती है, और वो जो लोग आदी नहीं होते इतनी खामोशी के, वो यहाँ पे आके बहुत पछताते हैं और फिर कहते हैं कि हम कहाँ जंगल में आ गए हैं। हालांकि अगर आप इनके एंटरटेनमेंट फ़न और इनके थिएटर, सिनेमाज़ और पार्क्स और बीचेस और समंदर और वाटर फ्रंट्स और सारे पार्क्स वगैरह में जाएँ तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है, और ये
बिल्डिंग्स जो आपको बाहर से खामोश लगती हैं, अंदर से काफ़ी रौनक भी होती है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपको सोशलाइज़ करना पड़ता है। अगर आप सोशलाइज़ खुद से नहीं करते तो फिर आपको एंग्जायटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। और ओल्ड लोगों को लोग के लिए केयर करें, जब आप उनको बुलाते हैं तो केयर करें कि उनको आपने इस तरीके से नहीं कि बेचारे घर में अकेले पड़े हुए हैं और आप हैं ही नहीं घर पे, तो इस तरह से क्या होगा कि उनकी एंग्जायटी और उनकी बीमारियों में इजाफा हो सकता है। और इसके दूसरा मकसद ये भी है कि आपकी जेब खाली भी हो सकती है, बिकॉज ज़ाहिर है कि जो यहाँ बीमार होता है उसको ये तो नहीं कि यहाँ फ्री इलाज होता है, तो उसका भी बिल आपको ही भरना पड़ेगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, और उनको भी पता बता दें कि हम इतने घंटे के लिए जा रहे हैं, हम आएंगे, या कोई इस तरह की तफरीही। बाकी यहाँ पे जो सिटीज़न होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और उनके लिए ऐसा माहौल दिया होता है कि वो पे करते हैं अपनी रिटायरमेंट से, अपनी पेंशन से पे करते हैं, और मंथली उनको हर चीज़ ऐसे अवेलेबल होती है, घर बने हुए हैं उनके, कि वहाँ पे वो बूढ़े सारे इकट्ठे रहते हैं और मज़ा करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। मैं आपको पिछले कुछ पहले व्लॉग्स में मैंने आपको लेके भी गई हुई हूँ एक जगह जहाँ पे सब बूढ़े बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। वो कोई ओल्ड होम नहीं है, वो अपने ही पैसों से वो रहते हैं और माशाल्लाह से कमाते हैं। तो वो जब ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपनी ही कमाई से, अपने ही जो गवर्नमेंट ने प्लान्स में घर बनाए होते हैं बूढ़ों के लिए, वो फिर उसमें रहाइश अख्तियार करते हैं और करीब करीब रहते हैं, घर करीब करीब होते हैं उनके, और एक ही बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, बच्चों की परवरिश करने का भी सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि जी, जो सबसे ज़्यादा जो लकी होते हैं, आई थिंक कि वो जब बच्चे थोड़े मेच्योर हो जाते हैं ना तो फिर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब छोटे बच्चे आते हैं तो ज़ाहिर है, जब वो छोटे होते हैं एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड दे आर सराउंडिंग, सो आपको ये परेशान नहीं होना चाहिए कि अब ये क्या होगा, हमारा बच्चा ये ना सीख ले, हमारा बच्चा वो ना सीख ले। पहली बात तो ये है कि घर का जो माहौल होता है वही इंसान को सबसे ज़्यादा सिखाता है। यहाँ पे बेशुमार मैंने फैमिलीज़ देखी जिनके रेज़्ड एंड बोर्न बच्चे, जो बोर्न एंड रेज़्ड बच्चे जो हैं वो यहीं के हैं, बट दे आर वेरी वेरी मच लाइक, मतलब अमूमन देखा गया है कि उनको ये बुरी आदत नहीं है कि वो स्टेयरिंग करें या लड़कियों का पीछा करें या गलत हरकतें करें। ठीक है, वो उनकी सोसाइटी या उनकी कंपनी ऐसी हो सकती है, बट अगर आप उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनके साथ दोस्ती रखते हैं और उनको देखते हैं, चेक करते हैं, अब तो ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं कि यू कैन मॉनिटर व्हाट दे आर वॉचिंग ऑन द टैबलेट और ऑन द फ़ोन और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि स्कूलों में ही बच्चे वेल वर्स्ड होते हैं और उनको हर तरह की जो है टेक्नोलॉजी उनके हाथ में होती है, एक बाएं हाथ का खेल होती है उनके लिए, और वो खुद ही गाड़ी भी चलाते हैं, खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, और मैनूवर करना सोसाइटी में उनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होती है। तो इसलिए जब बच्चे आएँ ऐसे जो कि इमिग्रेंट्स होते हैं, वो थोड़ा-सा वो फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा हो सकता है। लेकिन अगर आप उनको इस तरह रेज़ करें कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड ना हो और आप उसको लेके साथ चलें, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं, बड़े कामयाब होते हैं और आला ओहदों पे जॉब्स भी करते हैं। और जो इमिग्रेंट पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस नेविगेशन में कि वो कल्चरल जो उनको बच्चों को पढ़ने बढ़ने का है, उसको वो इंश्योर करें कि किस तरह से कामयाब होना है। तो इसके लिए आपको पेरेंटिंग का स्टाइल बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये इसके लिए मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊँगी, व्लॉग व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें बताऊँगी कि पेरेंटिंग स्टाइल की कितने इम्पैक्ट्स होते हैं बच्चे की, चाहे वो यहाँ अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, जापान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, एनीवेयर यू हैव टू हैव ए पेरेंटिंग स्टाइल विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और हथौड़ा लेके, डंडा लेके पीछे नहीं पढ़ सकते। और बाकी यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं, आला नंबर भी लेते हैं, रिसर्चेस करते हैं, ख़ुद ही पेपर्स भी लिखते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि आपको उसका अजर ना मिले, वो यहाँ पे अजर देते हैं और आला उहदों पे बच्चे फाइज हो जाते हैं माशाल्लाह से। और कोई सिफारिश, कोई फेवरेटिज़म नहीं है यहाँ पे। बच्चे अच्छे हैं, अपना अच्छा माहौल है, अच्छा पढ़ाई की है, अच्छा GPA लिया, तो देन दे आर लाइक जस्ट एक्सेल इन देयर फ्यूचर। तो इसके अलावा जहाँ यहाँ पे ना एक और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा और डर होता है, फ़ियर होता है कि जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं ना यहाँ के, वो सराउंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं सिग्निफिकेंटली जो इम्पैक्ट करते हैं इमिग्रेंट्स को। और जो
जो उनकी लाइव्स होती हैं वो हर वक्त यही रहती हैं, ये ना हो जाए वो इवन गाड़ी चलाते हुए, पैदल चलते हुए सारी चीज़ें होती हैं, बट इनको स्ट्रेस ना लें। ये देखें, ये माहौल है, इसमें आप रह रहे हैं, कोई अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कहीं पे भी जाना है तो आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए। यहाँ पे बसें भी हैं, मेट्रो भी हैं, हर तरह की सवारी है, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग कार्स रखते हैं, गाड़ियाँ, ट्रक्स कहते हैं बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ीज़, व्हीकल्स को। तो इसमें ये होता है कि एक्सेसिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक अब हेल्थ केयर, डॉक्टर के जाना है, या आपने स्कूल जाना है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये बड़ा स्पेशली मुश्किल हो जाता है कि आपके पास ये ना हो कि गाड़ी ना हो। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हर वक्त कुछ लोग गलतियां ना कर बैठें, झूठ ना बोल पड़ें, कोई फैलनी ना कर दें, तो जिससे इनके डिपोर्टेशन के चांसेस भी होते हैं। इसलिए लोग बहुत डरते हैं कवानीन के साथ कि ये कवानीन, फिर वो लॉयर्स के पास जाते हैं, या फिर वो अपने किसी ऐसे पुराने दोस्त को पूछते हैं, जी ये ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो हमें गलती ना कर लें, या कि क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसे ही है जैसे कि बहुत जल्दी करता है कि आपके घर खुदा ना खास्ता कोई पुलिस आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, इवन आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते किसी के दरवाजे के सामने, फ़ौरन पुलिस आ जाती है। ये हमारे नेबर्स में भी सामने वाले जो भी हैं, उनको अगर कोई गाड़ी नज़र आ जाए उनके गेट के सामने, पुलिस को कॉल कर लेते हैं, तो वो चाहे मेहमान भी आया हो ना, आधी रात को उठा के उसकी गाड़ी पुलिस वाले कहते हैं भाई सही तरह से पार्क करें। तो ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे कि आप किसी को, कानून को अपने हाथ में लें, इसलिए इससे बहुत बच के रहना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ की रिलायबल होनी चाहिए, जो कि हर जॉब से पहले पूछते हैं कि डू यू हैव द ड्राइवर्स लाइसेंस और द रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर इशू बन सकता है कि जॉब नहीं मिल सकती, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुंचना पड़ता है और आप लेट भी हो सकते हैं और आपकी जॉब हाथों से जा भी सकती है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लिव इन अमेरिका। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, कवानीन हैं इनके, और इतनी ईजी ड्राइविंग नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ ड्राइविंग करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। सॉरी, मेरी कुछ उर्दू भी ऐसी है कि मैं अभी भूल नहीं पा रही वो लफ्ज़। तो इसके अलावा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो हर्डल्स होती हैं, वो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योरिंग होती है कि स्टेबल जॉब आप हासिल करें और एडवांसमेंट करें करियर में, और साथ साथ अपनी सर्टिफिकेशंस हासिल करें। आपको अगर स्किल्ड इमिग्रेंट्स की एक्सपीरियंस लेके आए हैं तो आप उसको और इन्हेंस करें, क्योंकि इनको यही लगता है कि जी जो भी आया ना हमारे कंट्री में, उसको हमारा इदारों से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इनको तसल्ली नहीं होती, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख के आए हो, उनको ये होता है कि हमारे से भी पढ़ें और हमें अमेरिकन कोई सर्टिफिकेशन या लाइसेंस दिखाएं। तो उसके लिए यहाँ डॉक्टर भी आके पढ़ते हैं और फिर सारा कुछ है, और इंजीनियर्स और आईटी के चीज़ें वगैरह सब चलती हैं, टीचर्स इवन जो यहाँ पे जो है डे केयर सेंटर्स हैं उनकी भी सर्टिफिकेशंस होती हैं, बहुत कुछ, यानी कि माइनर से माइनर जॉब के लिए यू हैव टू बी हैव दैट स्किल। और इसके अलावा यहाँ पे जो है डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो समझते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे बैरियर्स होते हैं लैक ऑफ क्रेडेंशियल्स की वजह से कि वो इनको अमेरिका में रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वो बेचारे जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं जो समझते हैं भाई हम तो बड़े हरफन मौला हैं, या तो हम तो बड़े माहिर हैं, तो वो समझते हैं कि ये तो ब्रेन वेस्ट हो गया हमारा। हाँ, तो बस ये बड़ी एक ना एंग्जाइटी पैदा करती है चीज़। और ये मुझे भी मतलब काफ़ी लोग मिले इस बारे में बात कर रहे थे, बट मैंने फिर वही कहा कि यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू गेट सम सर्टिफिकेशंस, और जब आप सर्टिफिकेशंस नहीं लेंगे तो अमेरिका आपको कैसे मानेगा कि आप उनके मयार का काम कर सकते हैं। और बिलफर्ज अगर आप नहीं लेते, आपको जॉब पे बिठा दिया जाता है, कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कि सिस्टम ही ऐसा है इनका कि आपको वो सीखना पड़ता है आके हर चीज़ यहाँ पे नेविगेट करने के लिए। ऐसे लगता है जैसे नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक मेज़ेस है, जैसे कि कहना चाहिए कि एक प्रोसेस है, उसको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग यू हैव टू गेट दैट। और इसके साथ साथ जो होता है कॉम्प्लेक्स इनके टैक्स लॉज होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के। इसके अलावा इनका सबसे ज़्यादा यूनिक सिस्टम जो है ना हेल्थ केयर और टैक्स का है। टैक्स सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप बस समझें कि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम ही है जिसकी वजह से ये इतने पैसा बना लेते हैं। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी जो होती है ना, वो अक्सर इनके जो जो होता है वो प्रोसीजर्स में अगर डिले करें तो उसके ना जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो इसके अलावा अपनी हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए जो एक्सपेंसिव होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, या मैं ये कहूँ कि कोई कल्चरल आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बस आप उनको फॉलो करें, पेमेंट करें, या तो पैसा है जी पैसा दें, फॉलो करें कल्चर को, मीन सॉरी प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को, और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। और इसके अलावा काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और थोड़ी सी बात को भी आपका बड़ा वो कॉन्फिडेंशियल उसके वे में जाके आपका मतलब जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हल कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ ट्रॉमा में भी आ जाते हैं, कुछ इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जिनके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि वो जब उनकी हो सकता है उनकी तालीम या उनका तजर्बा या उनकी सेहत उस पे मेयार पे पूरा ना उतर रही हो, तो फिर वो माइग्रेशन जब उनकी होती है तो उनको अपना ये जर्नी जो है ना बहुत मुश्किल लगता है, और समझते हैं हम गलत फ़ैसला करके आ गए हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जो फाइनेंशियल शॉक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान को कर देते हैं कि ब्रेक कर देते हैं। इवॉल्विंग इकोनॉमी एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ये नहीं कि जो लगे बंदे खर्चे हैं बस वही हो रहे हैं, इसके बाद कोई ख़र्चा नहीं है, आते जाते रहते हैं, और आपको अडेप्ट करने की फ़ाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होती है कि बहुत मज़बूती से आप उन चीज़ों को मज़बूती से पकड़े रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहना चाह रही हूँ कि मैं यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन चलें एक दो और बता देती हूँ कि जो न्यू सपोर्ट सिस्टम होता है ना, इमोशनल वॉइड होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सेपरेशन, और उसको ना फैमिली की जो फ्रेंड्स की जो एफ़र्ट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस्टेब्लिश करने में, कि आप सपोर्ट सिस्टम आपका इस्टेब्लिश होना चाहिए। आपका अपना सर्कल बनाएँ, अपना सोशलाइज़ हों, लोगों के साथ मिलें-जुलें, अपने जो आपके लाइक माइंडेड हैं, और अपनी बातों को डिस्कस करके उनसे मदद भी ले सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक अमेरिकन कल्चर में सेलिब्रेट करते हैं स्मॉल विक्ट्रीज़ को, और बहुत उनको स्ट्रेंथ मिलता है इससे, और इससे एक दूसरे को मौका देते हैं कि आप बात करें और एक दूसरे से मिलें। तो ये है कि अमेरिकन वैसे परे-परे रहते हैं, बट जहाँ पे इनकी होती हैं गेट टुगेदर्स वगैरह, उसमें ये अच्छे खासे अच्छे तरीके से बात भी करते हैं और मिलते भी हैं, और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा होता है। और सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो इनविजिबल लैंग्वेज बैरियर होता है, कि वो मिसकम्युनिकेशन अगर हो जाए एवरीडे लाइफ में इंटरेक्शन के दौरान, चाहे वो ऑर्डर करते हुए कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, या आप कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, या आप कोई बात को अंडरस्टैंड लोकल्स कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे स्लैंग्स को भी आपको समझना चाहिए। कुछ लोग स्लैंग में बात करते हैं, तो और स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, कुछ एक्सेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा आने से पहले इस पर रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सीख लेना चाहिए, क्योंकि इमोशनल टॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉन्स्टेंटली। अगर आप अपनी थॉट्स को ट्रांजिशन कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, या आपको डर खौफ है या कोई ऐसी चीज़ है, तो अपने लैंग्वेज को, अपने अपने इंटरेक्शन को मजबूत करें। और इसके अलावा और क्या था, और तो बहुत कुछ था, बस मैंने कहा कि मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। और इसके अलावा बस यही है कि अपना फ्यूचर की रियलिटी यही है कि आप अपने आप को एडजस्ट करें, अडेप्टेबल हों, आपके पास फंड्स भी होने चाहिए कि यहाँ पे अगर आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पर ये होता है प्रेजुडिस का, मैंने देखा है मैंने इमिग्रेंट्स फेस करते हैं इस चीज़ को भी, और कहा जाता है कि हर जगह ही होता है, अब इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, दुनिया का कल्चर ऐसा ही चल रहा है।